हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओजस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की क्लास में हमने ब्रिटिश कंपनी का भारत में आगमन पढ़ा और इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और कॉन्सेप्ट के साथ उसको हमने समझा और जितने फैक्ट इंपॉर्टेंट थे उसको कॉन्सेप्ट के साथ ही हमने याद किया। आज की क्लास में फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन पढ़ेंगे और उसने कहां कहां अपनी फैक्ट्री स्थापित की और किस प्रकार से भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वह अंग्रेज यानी ब्रिटिश कंपनी से हारकर भारत से बाहर हो जाते हैं और अपना ध्यान केवल व्यापार में लगाते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों हम चलते हैं। तो फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि 1664 में फ्रांसीसी कंपनी भारत में आई। कब आई दोस्तों? 1664 में फ्रांसीसी कंपनी सबसे पहले भारत में आई। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने आपको बताया था दोस्तों, 1668 में पहली फैक्ट्री कहां खोली गई? सूरत में। तीसरा फैक्ट आपको याद रखना है, 1669 में एक फैक्ट इसी में और आप याद रखना कि जो ये फैक्ट्री स्थापित की गई किसके द्वारा की गई, तो याद रखना फ्रैंकोइस मार्टिन द्वारा, फ्रैंकोइस कैरो द्वारा, फ्रैंकोइस कैरो द्वारा। ये चीज आप याद रखना, कभी भी ये एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि फ्रैंकोइस कैरो द्वारा फ्रांसीसी कंपनी की जो फैक्ट्री स्थापित की गई कहां की गई, सूरत में, मसूलीपट्टनम में, या 1668 में सूरत में जो पहली फैक्ट्री स्थापित की गई किसके द्वारा की गई, तो फ्रैंकोइस कैरो द्वारा। 1669 में दूसरी फैक्ट्री कहां स्थापित हुई इनकी दोस्तों? दूसरी फैक्ट्री कहां स्थापित हुई, याद रखिएगा आप लोग, मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में। ये दोनों तीनों फैक्ट आप याद रखना। अब हम आगे चलते हैं। तीसरा, पौंडीचेरी पर फ्रांसीसियों की विजय होती है। पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों द्वारा जीत लिया जाता है और यहां का प्रथम गवर्नर किसे बनाकर भेजा जाता है? फ्रैंको मार्टिन को। प्रथम गवर्नर फ्रैंको मार्टिन। ये भी आप याद रखना कि पौंडीचेरी का प्रथम गवर्नर किसे बनाया जाता है? फ्रैंको मार्टिन द्वारा। पौंडीचेरी जीता किसके द्वारा जाता है? फ्रांसीसियों के द्वारा जीता जाता है और यहाँ का प्रथम गवर्नर फ्रैंको मार्टिन को बनाया जाता है। अब यहाँ पे इतना तो इन्होंने अब धीरे धीरे भारत में विस्तार कर लिए और अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। उधर मॉरिशस में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, रीयूनियन द्वीप के पास भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो ऐसे भारत में भी और छोटे छोटे जगह जहां ये व्यापार कर सकते थे, जैसे बंगाल में चिनसुरा में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो ऐसे कई जगह इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। जब पौंडीचेरी का गवर्नर बनकर आता है डुप्ले, पौंडीचेरी का गवर्नर कौन बनकर आता है? डुप्ले। तो इसकी नीतियां ऐसी रहती हैं कि भारत में ऐसा कोई क्षेत्र विजित किया जाए जो अपने अधिकार में आ जाए। तो इन्होंने धीरे धीरे वो चीजें तलाशना शुरू की और वो क्षेत्र इनको कर्नाटक और हैदराबाद के संदर्भ में मिलता है। लेकिन ये ऐसी शक्ति यानी फ्रांसीसी ऐसी शक्ति अकेले तो थी नहीं जो भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे जिससे उनको व्यापार में मुनाफा हो। ऐसी ही प्रतिस्पर्धा किसके साथ थी? अंग्रेज कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी के साथ। ब्रिटिश कंपनी भी चाह रही थी कि जो हम सामान खरीदने के लिए अपने यहाँ से पैसा लाते हैं, अगर यहीं पर वो कोई क्षेत्र जीत कर उसी के संदर्भ में हम पैसा लगाकर और अपने यहाँ मुनाफा कमाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। वहाँ से ब्रिटेन से पैसा नहीं लाना होगा तो मुनाफा और बढ़ जाएगा। तो इसी संदर्भ में डुप्ले भी था, इसी संदर्भ में अंग्रेज कंपनियां भी थी। तो डुप्ले द्वारा ऐसे हस्तक्षेप करना शुरू किया गया, यानी भारतीय राजाओं के राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की कोशिश की गई। उधर अंग्रेज भी इसी तलाश में थे कि कहीं ना कहीं हमें क्षेत्र जीतकर और अपनी स्थिति मजबूत करना है। जब दो कंपनियां किसी एक क्षेत्र को जीतना चाहेंगी तो संभावित है कि दोनों में आपस में युद्ध होगा और यही स्थिति बाद में जाकर कर्नाटक के संदर्भ में देखी जाती है कि कर्नाटक के संदर्भ में ये दोनों शक्तियां आपस में उलझती हैं और 3 युद्ध होते हैं। इन 3 युद्धों के माध्यम से
अंततः 1760 में वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी द्वारा फ्रांसीसी कंपनी को हरा दिया जाता है और अब फ्रांसीसी कंपनी केवल और केवल व्यापार से संबंधित रह जाती है। यानी उनका सपना भारत को जीतने का विफल हो जाता है और अब कोई विदेशी कंपनी रह गई जो भारत में आधिपत्य करने की कोशिश करना चाह रहा है, तो वो केवल और केवल अंग्रेज रह गए। क्यों? क्योंकि हारने के बाद ब्रिटिश कंपनी ने जब फ्रांसीसी कंपनी को हराया तो एक संधि के माध्यम से अब उन्हें केवल और केवल व्यापार करना है। ना वो किसी क्षेत्र की किलेबंदी कर सकते हैं, ना ही किसी क्षेत्र को जीत सकते हैं, केवल और केवल क्या कर सकते हैं? व्यापार। तो इसी संदर्भ में जब वो तीनों युद्ध होते हैं तो जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 युद्ध होते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। इस कर्नाटक युद्ध को आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आंग्ल यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी मतलब फ्रांस, इन दोनों के बीच में जो युद्ध होता है। अब एक मुद्दा यहाँ उठता है कि जब ब्रिटिश कंपनी भारत के सूरत में भी है, बंबई में भी है और यहाँ बंगाल में भी स्थापना कर रखा है, कोचीन में भी कर रखा है, बालासोर में भी, विशाखापट्टनम में भी, मसूलीपट्टनम में भी, तो झगड़ा जो दोनों कंपनियां आपस में लड़ाई होती है वो यहीं क्यों होती है? यहाँ भी क्यों नहीं हुई, या पश्चिमी तट पर क्यों नहीं हुई, या उत्तर भारत में क्यों नहीं? दोनों शक्तियां यहीं क्यों उलझी? तो इसको हम बिंदुवार तरीके से 3-4 पॉइंट के माध्यम से इसको देखते हैं कि क्यों ये दोनों शक्तियां दक्षिण भारत में हुई उलझी। तो इसको चलिए हम पॉइंट वाइज देखते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों आपको पता है 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर एक फरमान जारी किया जाता है जिसके माध्यम से वो बंगाल में स्वतंत्रता पूर्वक कुछ पैसे देकर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। लेकिन बंगाल में इस क्षेत्र में 2 बहुत ही मजबूत तरीके से शासक थे। पहला शासक जो था मुर्शीद कुली खां, और दूसरा अलीवर्दी खां। मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां के टाइम तक ये जो ब्रिटिश व्यापारी थे बंगाल में जैसा ये दोनों चाह रहे थे उसी हिसाब से व्यापार करना था। मुगल सम्राट के कहने के बावजूद भी ये लोग उनको उतनी छूट नहीं दिए जितनी मुगल सम्राट से इनको मिली थी। ये अपने शर्तों पर इन व्यापारियों को यहाँ व्यापार करने की अनुमति दे रहे थे। लेकिन इसके बाद जब सिराजुद्दौला आया और यहाँ पे नादिर शाह के आक्रमण से, यानी 1739 में नादिर शाह के आक्रमण से मुगल साम्राज्य का खोखलापन भी उजागर हो चुका था और इससे समझ में आ गया था अब मुगल साम्राज्य पहले की तरीके से मजबूत नहीं रह गया। जैसे कि अंग्रेजों ने हुगली में जब तबाही मचाई थी तो अंग्रेजों ने जब मचाई थी तो मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसको यहाँ पर हराया और भागने पर मजबूर किया। इसी तरीके से जब सूरत को भी उन्होंने लूटना चाहा तब भी वहां पर ब्रिटिश कंपनी को पराजित होना पड़ा और अंततः वहां का एक चाइल्ड था, मतलब चाइल्ड क्या, उसको गवर्नर था, गार्डन चाइल्ड नाम था, वो जाकर पैरों में पड़ता है बादशाह के और उन्हें माफ करना पड़ता है कि माफ कर देते हैं। 1.5 लाख रुपए लेकर उनको माफ किया जाता है, फिर व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। तो 2 बार औरंगजेब के टाइम में 2 बार ये लोग हस्तक्षेप करते हैं, एक हुगली में एक सूरत में, और दोनों बार इनको मुंह की खानी पड़ती है क्योंकि उस टाइम मुगल साम्राज्य बहुत ही मजबूत स्थिति में था। तो अभी भी इनको लग रहा था कि अभी भी मजबूत होंगे, लेकिन जब नादिर शाह का आक्रमण होता है तो मुगल साम्राज्य का खोखलापन उजागर हो जाता है। तब जाके ये लोग समझ जाते हैं कि अब यहाँ उत्तर भारत से कोई शक्ति यहाँ दक्षिण भारत में आके बचाने वाली नहीं है, तो हम अगर चाहें तो जीत सकते हैं। तो अब संदर्भ में ये आता है कि यहीं क्यों लड़े, पश्चिमी तट पर भी लड़ सकते थे। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पश्चिमी तट पर जो सीले मराठे विद्यमान है यहाँ पर, तो यहाँ तो बिल्कुल चांस ही नहीं है कि यहाँ पे कोई युद्ध करके कोई क्षेत्र जीत सके, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये मराठा साम्राज्य के अधीन है। तो यहाँ पर मराठों द्वारा निरंतर हस्तक्षेप किया जा रहा है। चौथ एक प्रकार का कर लेते थे, वो वहां पर जाके युद्ध करते थे और उनको जीतते थे और वहां से चौथ वसूल करते थे, हराते थे और बोलते थे आपका ये क्षेत्र तभी सुरक्षित रहेगा जब आप हमें चौथ दोगे। तो ये जो मराठा साम्राज्य थे निरंतर इस पर आक्रमण करते थे और चौथ वसूल करके ले जाते थे। तो इससे ये जो क्षेत्र था दक्षिण भारत वाला, ये जो क्षेत्र था, यहाँ पर बहुत अशांति थी।
आपको पता है विजयनगर साम्राज्य पहले ही ध्वस्त हो चुका है। विजयनगर साम्राज्य के ध्वस्त होने के बाद यहाँ कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं है। मराठे यहाँ लूट रहे हैं बार बार आके, और यहाँ पे निजामुल मुल्क 1748 में निजामुल मुल्क की खत्म भी हो चुका है। 1748 में निजामुल मुल्क आसफ जाह जो है कर्नाटक का बादशाह, वो भी मर चुका है। तो यहाँ ऐसी कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं है जो इन यूरोपीय शक्तियों को दबा सके, इसलिए यहाँ ये अपनी मनमानी करते हैं और इसी संदर्भ में 3 युद्ध लड़े जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और तीनों युद्ध हम कल की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे कि उसका तात्कालिक कारण क्या रहा, कौन कौन से ऐसे युद्ध हुए जिसमें ब्रिटेन की वजह से यानी पश्चिमी देशों की वजह से यहाँ युद्ध हुए। भारत की परिस्थितियों ने उनको जन्म नहीं दिया, वहां की परिस्थितियों ने यानी फ्रांस और ब्रिटेन जो अमेरिका में लड़ाई चल रही है वहां भी उपनिवेश बनाने की, उसकी वजह से यहाँ जो लड़ाइयां हुई उसके संदर्भ में जानेंगे और किस प्रकार से ये ब्रिटिश कंपनी ने अंततः फ्रांसीसी कंपनी को हराती है। तो दोस्तों ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे तीनों युद्ध। तो आज की क्लास में 2 कंपनियों के बारे में थोड़ा थोड़ा है उसको हम जान लेते हैं, जिसको हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि 2 कंपनियां और हैं, लेकिन वो भारत के संदर्भ में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एक 2-2 पॉइंट है दोनों में, वो हमें याद कर लेना है। और जब भी क्वेश्चन में डेनिश कंपनी से या स्वीडिश कंपनी से संबंधित आए तो हमें वहीं से आपको मिल जाएगा, 2 लाइन से मिल जाएगा, आएगा तो वहीं पूछेगा, क्योंकि उससे रिलेटेड ही चीजें भारत में हुई है, बाकी हुई नहीं है। वो अपना बोरिया बिस्तरा लेके यानी डेनिश कंपनी चली गई थी। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं डेनिश कंपनी, इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना है बस। डेनिश कंपनी हम डाल लेते हैं डी। तो डेनिश कंपनी, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डेनिश कंपनी भारत में कब आई, तो डेनिश कंपनी भारत में 1616 में आई। आपको याद रखना है 1616 में आई। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसने बंगाल के श्रीरामपुर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल के श्रीरामपुर में ये याद रखना है। और तीसरा आपको याद रखना है यहाँ पे, तीसरा इन्होंने क्या किया कि 1745 में अपनी सारी संपत्ति अंग्रेजों को बेच दी। यानी 1745 में जितनी इन्होंने भारत में अपनी संपत्ति बना रखी थी, सारा 1745 में इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश कंपनी को सौंप दिया, ब्रिटिश कंपनी को बेच दिया और ये भारत से पूर्णतः चली गई। तो अब एक और कंपनी जो बची है आपकी स्वीडिश कंपनी, वो भी आप याद रखना। उसमें केवल एक पॉइंट याद रखना है कि स्वीडिश कंपनी भारत में कब आई। तो स्वीडिश कंपनी भारत में 1724 में आई, ये भी आपको याद रखना है। स्वीडिश कंपनी भारत में कब आई, स्वीडिश कंपनी 1724 में आई। बस एक पॉइंट आप याद रखना, कभी आपको मिलान कराने के लिए दे सकता है कि क्रम से लगा दो कि कौन सी कंपनी पहले आई, फिर उसके बाद कौन सी आई, फिर उसके बाद कौन सी आई। या आपसे ऐसे पूछ सकता है, एक तरफ कंपनी दे देगा, एक तरफ दे देगा भारत में आने का साल। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि स्वीडिश कंपनी कब आई, 1724 में। अगर आपसे पूछा जाए पुर्तगाली कंपनी कब आई तो आपको पता है कि कब आई। अगर आपसे पूछा जाए डच कंपनी कब आई तो डच कंपनी भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछली क्लास में, आप जाके देख सकते हैं। ब्रिटिश कंपनी के बारे में हमने बहुत डिटेल से किया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। और आज की क्लास में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के पहले की जो परिस्थितियां थी हमने उसको देख लिया। अब हम कल की क्लास में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को देखेंगे कि किस प्रकार से वो एक दूसरे से उलझती हैं और अंततः अंग्रेज विजयी होते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हमारी आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।